हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस चैनल फिजिक्स विद पीयूष पे स्वागत है। आज हम आपके सामने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट और एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। और इस क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी कंसेप्चुअल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव पार्ट भी आएगा। नीट वाले बच्चे अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और आप लोग का अगर कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो दैट्स वाई मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग को भी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। हालांकि ये क्वेश्चन जेई वाले बच्चों के लिए है और ये जेई मेंस के 2020 में आई थिंक ये क्वेश्चन आ भी चुका है, राइट। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अ कैपेसिटर हैज़ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ ए एंड विड्थ बी। द टॉप प्लेट इज इंक्लाइंड एट ए स्मॉल एंगल एज सोन इन फिगर। द सेपरेशन वेरीज फ्रॉम डी इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, लेफ्ट में वाई नॉट है और राइट में टू वाई नॉट तक ये वेरी कर रहा है। जहाँ पे वाई नॉट कह रहा है कि मच लेस देन ए और बी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देखो बच्चों इसमें एक काम करते हैं हम लोग। हमें ये दोनों प्लेट आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर का मैंने यहाँ पे कर रखा हुआ है। इस प्लेट का जो लेंथ है वो भी दे रखा है, दैट मीन्स बी दे रखा है। ठीक है, और कैसे लेंथ ए दे रखा है और विड्थ बी दे रखा है। लेकिन हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, चूंकि आप देख रहे होगे दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। और अगर मैं इस पूरे प्लेट का एक बार कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का निकाल के देखूं तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है सर, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट यहाँ पे तो डी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, तुम्हारा चेंज हो रहा है। दैट मीन सेपरेशन हमारा प्लेट के बीच का कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो सेपरेशन के चेंज होने से कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। दैट मीन्स ये मैं डायरेक्ट फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है सर, अगर ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों। हम इसमें क्या करते हैं, हम एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। दैट वाई हम ये मान के चल रहे हैं, सपोज करो मान सकते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास ये दो प्लेट था। अब इन दोनों प्लेट के बीच में मैं बहुत सारे पैरेलल प्लेट ऐसे ऐसे बना लेता हूँ। और चूंकि आपको पता होगा, चूंकि ये प्लेट इंक्लाइंड है, ऊपर वाला जो प्लेट है हमारा इंक्लाइन है, दैट मीन्स कुछ इस तरीके का ये प्लेट है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ पे आपने कैपेसिटर बनाया तो इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ और होगी। आप यहाँ पे कैपेसिटर बनाओगे, अगर इसको ट्रीट कर रहे हो कि कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ और होगी। दैट मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वो चेंज केवल और केवल सेपरेशन के कारण हो रहा है, राइट। तो हम इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट स्ट्रिप भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर किया कुछ इस तरीके का, राइट। यहाँ से हम ऐसे लेके आए। आई थिंक इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आपको, राइट। मैं पीछे वाले को डॉटेड डॉटेड कर देता हूँ जिससे आपको काफ़ी क्लियर पता चले कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगे, राइट। तो चलिए अब मान लेते हैं कि ये जो स्मॉल हमने डिफरेंशियल स्ट्रिप जो हमने कंसिडर किया हुआ है, इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं dx है, राइट दोस्तों। और आप देख रहे होगे कि इसका जो विड्थ है, हालांकि विड्थ तो नहीं कि विड्थ तो हम dx अगर मान लेते हैं तो इसको लेंथ b को मैं लेंथ मान लेता हूँ, किसका, ये जो डिफरेंशियल स्ट्रिप हमने कंसिडर किया है उसका। ठीक है, तो अगर मैं इस डिफरेंशियल स्ट्रिप को अगर मैं एक कैपेसिटर मान के चलूँ, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंशियल कैपेसिटर बोल सकता हूँ। थोड़ा समझना, मैंने एनालाइज करा, मैंने यही चीज़ में बताया था कि अगर आपका ये प्लेट ऐसे है तो इसमें अगर छोटे छोटे कैपेसिटर को आप कंसिडर कर रहे हो तो हर एक कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो रही है, आपके चेंज हो रही है। तो मैंने क्या काम किया कि यही वाला कैपेसिटर ले लिया, ये जो आपको दिख रहा होगा, और इसकी थिकनेस हमने कितना मान लिया, dx। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो लेंथ हमने कितना ले लिया, यहाँ से जो ये था इस तरह का सेपरेशन, ये हमारा d था तो हमने इसको b ले लिया, सॉरी b था तो हमने b ले लिया। वो क्लियर होगी बात। अब देखो, अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, डायग्राम को तुम क्लियर एनालाइज कर पा रहे होगे, तो ये जो हमारा जिसको हमने डिफरेंशियल कैपेसिटर माना है, जो स्ट्रिप हमने लिया था जिसको हम डिफरेंशियल कैपेसिटर बोल रहे हैं, इसका हमको थिकनेस पता चल गया कि dx थिकनेस हमने लिया हुआ है और लेंथ इसका जो है वो b है। तो अगर सिंपल से मैं बात पूछूं तुमसे दोस्त, सर इसका एरिया कितना होगा, जो डिफरेंशियल कैपेसिटर जिसको तुम बोल रहे हो, यानी कि जो ब्लू पार्ट में मैंने बनाया हुआ है, इसका अगर मैं तुमसे केवल इस वाले पोर्शन का एरिया पूछूं तो सर लिख सकते हो क्या, एरिया इज इक्वल टू b इंटू डी एक्स, बिकॉज लेंथ हमारा b है और विड्थ हमारा dx है। क्लियर है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ,
राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका अगर थिकनेस कम होगा, दैट मीन्स सेपरेशन कम है, तो इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, आप समझ पा रहे होगे कि dx जो है यहाँ पे वो क्या है, उस जो कैपेसिटर आपने डिफरेंशियल कैपेसिटर जिसको बोल रहे हो, उस कैपेसिटर का dx क्या है, थिकनेस है, दैट मीन्स सेपरेशन है उसके बीच का। क्लियर है। क्योंकि हमारा सेपरेशन कंटिन्यूसली प्लेट के बीच की बढ़ रहा था, तो हमने कुछ उस तरीके का सेपरेशन मान लिया जो कि उस एलिमेंटल या फिर डिफरेंशियल स्ट्रिप का थिकनेस हो, जिसको मैं डिफरेंशियल कैपेसिटर भी बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसका मैंने बताया कि एरिया हमने ले लिया b इंटू डी एक्स, ठीक है ना सर। अब मैं इसका ये निकाल लेता हूँ कि इनके बीच का एक्चुअल में सेपरेशन क्या है, और इसका हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी कैसी होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले हमें इसका डीसी निकालना होगा। डीसी बोले तो सर जो हमने डिफरेंशियल कैपेसिटर कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला तो हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन अब इसमें चूंकि एरिया और आपका डी दोनों चेंज हो रहा था, तो हम उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को बनाएंगे। तो डी सी इज इक्वल टू कितना लिखोगे, ए के जगह पे क्या लिखोगे, बी इंटू डी एक्स, अपॉन में बात आ रही है सर सेपरेशन की। हम ये जो dx ले रहे हैं ना, dx इज नॉट द सेपरेशन, dx इज व्हाट, dx हम लेंगे यहाँ पे, चूंकि जो भी हमने यहाँ पे देखो, ध्यान समझना इस इसको, ये तो हमारा जो वैल्यू है ना, यहाँ से अगर मैं ये चीज़ में बताऊँ, थोड़ा सा मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ से अगर मैं ये वाला वैल्यू तुमसे पूछूं सर कितना है, तुम बोलोगे सीधा सर वाई नॉट है, लेकिन कितना एक्स्ट्रा हुआ, ये कितना लार्ज हुआ। तो अगर मैं मान लो तुमसे कहूँ कि सर ये वाला डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक x है, और इंक्लिनेशन कितना है तुम्हारा थीटा, तो बताओ ये जो लेंथ जितना ये इंक्लाइंड हुआ है, जितना एक्स्ट्रा पार्ट है, वो एक्स्ट्रा पार्ट कितना हो जाएगा सर, तुम बोलोगे ना सर ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो x कितना होगा, tan थीटा होगा। अरे हाँ या ना दोस्त, भाई साहब ऐसे ट्रायंगल आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिस इज एंगल थीटा, तो यही तो आपको निकालना है, और इसको तुम x बोल रहे हो, तो सर ये वाला कितना हो जाएगा, x tan थीटा। क्लियर है। अब हम लोग सेपरेशन जो लिखेंगे, वो सेपरेशन हम उसी के बिहाफ पे लिखते हैं, यहाँ पे पूरे के अपॉन में डी की वैल्यू कितना, देखो पहले ये वाई नॉट था, वाई नॉट में जुड़ा कितना, एक्स प्लस डी एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वाई नॉट प्लस एक्स टेन थीटा, सॉरी एक्स प्लस डी एक्स कह रहे थे, वाई नॉट प्लस एक्स टेन थीटा जुड़ गया, क्योंकि टेन एक्स टेन थीटा एक्स्ट्रा उसमें ऐड और हुआ है। ठीक है सर, तो ये हमारा सेपरेशन निकल के आ गया। चलिए, अगर ये सेपरेशन हमारा निकल के आ गया होगा, तो सर हम डी सी की वैल्यू को अब अगर इंटीग्रेट कर दें इसको, दैट इज सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी सी में मैं पहले यहाँ पे डी सी की वैल्यू रख लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स अपॉन में वाई नॉट प्लस एक्स टेन थीटा, राइट। अब इसकी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे सर, सर ये कहाँ कैपेसिटर देखो, पैरेलल प्लेट यानी जो सेपरेशन है हमारा वो कहाँ से चेंज हो रहा है सर, तो पूरे जो हमारा कह सकते हो कि लेंथ है, उस ए लेंथ में चेंज हो रहा है। क्लियर होगी बात ना। तो अगर ए लेंथ में चेंज हो रहा होगा तो स्टार्टिंग तो ए जीरो से किया होगा, और कहाँ तक गया होगा, ए तक गया होगा, तो सर इसकी लिमिट कहाँ से हो जाएगी, जीरो से लेके ए तक हो जाएगी। और आई थिंक अब इसका आप इंटीग्रेशन सिंपल कर सकते हो। तो सी इज इक्वल टू अगर मैं लिखूँ यहाँ से, तो एप्सिलॉन नॉट बी को मैं बाहर कर लेता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा जीरो टू ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स अपॉन में वाई नॉट प्लस एक्स टेन थीटा, राइट। अब यहाँ पे मैं सिंपल इंटीग्रेशन अगर करूँ तो c इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट b, और इसकी पूरी की वैल्यू जो हो जाएगी उसको हम लोग लिखते हैं ln, ठीक है, वाई नॉट प्लस एक्स टेन थीटा, ये तो जो था वो अलग है ही अपना, ठीक है। और यहाँ नीचे में तुम्हारा जो है एक आ जाएगा, नीचे यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, जीरो से ए तक लगाओगे। हाँ, अब जो नीट वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे आपने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, तो मैं इसका प्रोसेस ही बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना, ये जो हम वाई नॉट प्लस एक्स टेन थीटा लिखे हुए हैं, तो इसको हम मान लेते हैं वाई नॉट प्लस एक्स टेन थीटा को मैं पी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको मानने में। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस इसका कितना लिखोगे, एक्स टेन थीटा, तो आप इसको u इंटू वी लगा के भी कर सकते हो, तो सिंपल इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और इज इक्वल टू कितना लिखोगे, डी पी अपॉन में डी एक्स लिखोगे। तो भाई सब बताइए डी पी इज इक्वल टू कितना आ गया, डी एक्स इंटू टेन थीटा आया कि नहीं आया। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ से डी एक्स को हटा रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी पी बाई टेन थीटा, यानी सिंपल सा, अगर मैं ऊपर में टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, तो टेन थीटा का डिवाइड भी तो करना पड़ेगा अपने को,
क्लियर होगी बात। और डी एक्स टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी। ठीक है, तो चलो मैं वही काम करता हूँ। अब देखो ना ज़रा, सिंपल इसको एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन में, सॉरी इंटीग्रेशन, अब मैं यहाँ पे अपॉन में टेन थीटा लिख दिया था, और ये मैं लिख देता हूँ डी एक्स टेन थीटा अपॉन वाई नॉट प्लस एक्स टेन थीटा। ठीक है, ऊपर वाले को सिंपली क्या लिखा सकता है, इंटीग्रेशन के अंदर वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये तो कांस्टेंट हो गया, उसको मैं बाहर रहने देता हूँ। तो ऊपर तुम क्या लिख सकते हो, डी पी अपॉन में वाई प्लस वाई नॉट प्लस एक्स टेन थीटा किसके बराबर था, पी के बराबर, तो पी लिख दिया। अब ये किसका इंटीग्रेशन, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, एल एन पी। अब पी के जगह जो वैल्यू है उसको हमने रख दिया यहाँ पे। तो आई थिंक आपको ये टर्म समझ में आ रहा होगा कि हमने कहाँ से लिखा है इसको। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छे से, ये जिसको डिफरेंशिएशन आ रहा होगा वो काफ़ी अच्छे से समझ पा रहा होगा इसको, सॉरी इंटीग्रेशन आ रहा होगा उसको काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन में टेन थीटा, और अगर देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करें इसमें हम लोग, तो लिख सकते हैं एल एन वाई नॉट प्लस एक्स के पे ए टेन थीटा दैट इज अपर लिमिट माइनस एल एन एक्स के पे जीरो, तो ये वाला टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा खाली वाई नॉट। तो वाई नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन में टेन थीटा, राइट, और इसको हम लोग सिंपल वाई नॉट, सॉरी एल एन वाई नॉट प्लस ए टेन थीटा अपॉन में वाई नॉट लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम्हें। और चूंकि हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि थीटा, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं, आई थिंक क्वेश्चन में तो हमें कहीं मेंशन नहीं किया होगा, कैलकुलेट दैट इज स्मॉल एंगल मेंशन किया हुआ है, स्मॉल एंगल है हमारा। तो अगर हमारा एंगल स्मॉल है सर, तो हम लोग अगर इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, देन कैन वी राइट टेन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, जिसको हम इक्वल टू साइन थीटा भी बोलते थे। तो हम साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो साइन थीटा और टेन थीटा को हम लोग थीटा बोल देते हैं। तो सिंपल सा थीटा को हम टेन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन में टेन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी टेन थीटा को हम थीटा लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा एल एन वाई नॉट प्लस ए थीटा अपॉन में कितना लिखोगे, वाई नॉट लिखोगे, दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन में थीटा, और इसको अगर सॉल्व करें तो एल एन वन प्लस ए थीटा अपॉन में वाई नॉट लिखा जा सकता है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉग वन प्लस एक्स का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ हम एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉग वन प्लस एक्स के टर्म में। क्या होता है फॉर्मूला सर इसका, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस एक्स के पावर फोर अपॉन में फोर, और ये टर्म ऐसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से इस चीज़ को गौर करें तो सर न्यूमरेटर दैट इज थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी आपकी क्या थी, स्मॉल था, और वाई नॉट जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यानी लेंथ के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूमरेटर ऑलरेडी छोटा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ये पूरा वाला टर्म जो है आपका यहाँ से ये हाइयर ऑर्डर के लिए तो और कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं एक्स स्क्वायर तक इसको किसी भी तरह से लिख भी लूँ तो एक्स क्यू और एक्स के पावर फोर तो हम कंसिडर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये वाला वैल्यू छोटा है, बहुत छोटा है वन से, तो इसलिए हम हायर ऑर्डर का जो भी टर्म्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसके एक्सपेंशन में जो हायर ऑर्डर के टर्म्स आएंगे उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। सो अगर इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो साहब सी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ज़रा बताइए मुझे आप। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन में थीटा, और सिंपली इसको लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं एक्स की जगह पे कितना है, ए थीटा अपॉन में वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में टू वाई नॉट का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हमने पूरा ब्रेक कर दिया इसको। और आगे वाले टर्म को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो उसका पावर ज़्यादा है, उसकी डिग्री ज़्यादा है, और चूंकि ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है वन से, तो अगर पावर ज़्यादा होता है तो उसको लिखने का कोई फायदा हमारा नहीं है, वो वैल्यू और ऑलमोस्ट छोटी होती चली जाती है, दैट्स वाई इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से काम करिए, ए थीटा अपॉन वाई नॉट को कॉमन ले लीजिए, तो सी इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन में थीटा, ए थीटा अपॉन में हम वाई नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, वन माइनस ए थीटा अपॉन में टू वाई नॉट, राइट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया आपका, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में वाई नॉट वन माइनस ए थीटा अपॉन में टू वाई नॉट। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन काफ़ी मैंने डिटेल में इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया,
और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे, राइट, और उसका आप लोग एनालिसिस समझिएगा। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपके डाउट हो रहे हैं वो सारे कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।